Today we are going to talk about कोलेस्ट्रॉल। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम आज का हमारा टॉपिक जो है वो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। तो हम जानते हैं सब लोग बेसिकली कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका नंबर 1 रिस्क फैक्टर है ये हार्ट डिजीज का। पर आज हम डिटेल में जानेंगे कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो रिस्क है, क्या सब तरह के कौन कौन से तरह के कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली होते हैं, कौन सा कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे लिए अच्छा है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल बुरा है हमारे लिए, कोलेस्ट्रॉल का हार्ट डिजीज से क्या संबंध है, और कई लोगों का नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होते हुए भी उनको हार्ट डिजीज क्यों होता है। ये लेटेस्ट रिसर्च है, हमें पता चलाएगी, हमें बताएगी कि वो क्या चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल हो तो भी लोगों को हार्ट डिजीज होता है, और क्या ये जेनेटिक्स से आधारित है। अगर जेनेटिक्स से आधारित है तो फिर डाइट का इसमें कोई रोल है या नहीं है, और ये किन किन प्रदेशों में अधिक पाया जाता है। स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है जो इतना बढ़ा हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, और ऐसी क्या चीजें हैं हमारी लाइफस्टाइल में जो हम इससे ठीक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि असली जो हार्ट डिजीज है उसके पीछे क्या है और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। पिछले जो हमारे 3 एपिसोड थे वो कैंसर के हवाले से थे। हमने बहुत विस्तार में लेटेस्ट रिसर्च से देखा कि कैंसर से क्या-क्या हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आज उसी सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो नंबर 1 किलर है बोथ मेन एंड वुमेन में, वो क्या है? वो है हार्ट डिजीज। ये हम सभी जानते हैं। जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, जितने भी लोग बाद में सुनेंगे, और उनके जितने भी प्रियजन हैं, जानने वाले हैं, एक बात तो गारंटीड है कि अधिकांश लोग हम में से 99% कहूँ तो ज़्यादा नहीं होगा, हम लोग जो है वो कहीं न कहीं हार्ट डिज़ीज़ या तो हमें होगी या हम हार्ट डिज़ीज़ से ही हमारी डेथ होगी। तो ये इतना ज़्यादा जो है वो एक खतरनाक चीज़ है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर रहे हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है। फिर भी ऐसा क्या है कि बहुत ही फिट लोग, हम लोग सोचते हैं हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम ऐसा खाएंगे वैसा खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा और हमारी जो है हार्ट डिजीज हमें इफेक्ट नहीं करेगी। पर जो परिणाम हम देख रहे हैं वो ठीक उसके ऑपोजिट है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिमिंग भी कर रहे हैं, फिट भी हैं, जो लोग ओवरवेट नहीं भी हैं, जिनकी एज भी बहुत ही कम है। आजकल तो टीनेज ईयर्स में या 20s में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, और फर्स्ट हार्ट अटैक से ही लोग जो है वो मर रहे हैं। तो ये हमें देखना है कि कैसा करना है। अम, ओके, तो इससे पहले हम शुरू करें, ईशान भाई का एक प्रश्न है। क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ समवन, कैन सॉफ्ट प्लैक बी रिवर्स्ड इन कैरोटिड आर्टरीज बाय डाइट? हाउर रिसर्च सेज यस बट वी डोंट हैव डिटेल्स। ईशान भाई, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। पूछा है कि क्या सॉफ्ट प्लैक जो है वो जो कॉर्नरी आर्टरीज में जो प्लैक बनता है, जो भी कैल्सिफाई नहीं हुआ है, जिसमें कैल्शियम नहीं जमा हुआ है, सिर्फ वो फैटी स्ट्रीक्स है या अभी सॉफ्ट फॉर्म में है, क्या वो रिवर्स हो सकता है? हार्वर्ड की रिसर्च ये बताती है, पर हमारे पास डिटेल्स नहीं है। तो चलिए मैं आपको बहुत जल्दी इसकी डिटेल बताती हूँ। एक्चुअली ये जो रिसर्च है कॉर्नरी आर्टरीज और डाइट के हवाले से, ये सबसे ज़्यादा हार्वर्ड में नहीं हुई है, ये सबसे ज़्यादा हुई है क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो में। और ये जो क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो है, ये है हार्ट डिजीज का, जिसको एक तरह से कहें मक्का है ये। यहाँ ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बाईपास प्रोसीजर बना है, और यहाँ पे डॉक्टर एसलस्टाइन है। अगर आप गूगल करेंगे डॉक्टर एसलस्टाइन और उनके डॉक्टर एसलस्टाइन रिवर्स कॉर्नरी डिजीज स्कॉलरली आर्टिकल्स, तो एक के बाद इनके एक नहीं,
सैकड़ों इनके रिसर्च स्कॉलरली पेपर्स आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो द रियल रिसर्च इज विद डॉक्टर एसलस्टाइन। हार्वर्ड उसी को सिर्फ बढ़ा रहे हैं, प्राइमरी रिसर्च जो है वो सबसे पहले डॉक्टर एसलस्टाइन ने की थी और सबसे ज़्यादा लगातार समय तक की थी। हमारे जो हार्ट डिजीज वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम बार बार दिखाते हैं। कैंसर वाले वीडियो में भी एक छोटी सी मैंने आपको क्लिप दिखाई थी जिसमें आप देखा था आपने कि कॉर्नरी एंजियोग्राम जो दिखाता है जहां हम डाई देते हैं हार्ट की आर्टरीज में, फिर एक फोटो निकालते हैं, 80 to 90% ब्लॉकेज होती है और सिर्फ डाइट चेंज करने से कुछ ही महीनों में बिना स्टेंटिंग बिना बाईपास के वो 90% जो कॉर्निया आर्टरी ब्लॉकेज है वो 100% खुल जाती है और वो हम साफ साफ अपनी आंखों से कॉर्नरी एंजियोग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं। और मैंने काउंटलेस बार इस उस पे वीडियो यहाँ पे डॉक्टर मीरा चैनल पे दिखाया है। बाकी आप डॉक्टर एसलस्टाइन स्कॉलरली पेपर्स डालेंगे तो उनके काउंटलेस पेपर्स निकल के आ जाएंगे। तो यस, रिसर्च इज वेरी क्लियर कि हम डाइट से इसको चेंज कर सकते हैं। जी राजेश भाई नमस्कार, भूपेंद्र भाई हेलो। तो चलिए आज का हम पहला वीडियो कोलेस्ट्रॉल का शेयर करते हैं। No matter where we live, how old we are, what we look like, health researchers have discovered that 90% of having a first heart attack can be attributed to 9 modifiable risk factors. The 9 factors that are threatening our lives include smoking, too much bad cholesterol, high blood pressure, diabetes, abdominal obesity, stress, a lack of daily fruit and vegetable consumption, as well as a lack of daily exercise. तो कहते हैं कि रिसर्च ये बताती है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, कौन से प्रदेश में रहते हैं, पूरी दुनिया में 90% से ज्यादा जो हार्ट अटैक होते हैं उसके लिए 9 रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं। और ये 9 रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 है सिगरेट स्मोकिंग, दूसरा नंबर पे है लिपिड्स यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे खून में, तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि जो पेट में के हिस्से में जो मोटापा होता है, जब हमारा पेट बाहर को निकला निकला होता है, जो बल्ज होता है वो, स्ट्रेस, लैक ऑफ डेली कंजम्पशन यानी कि हमारा कम मात्रा में भोजन में फ्रूट और वेजिटेबल्स का होना, और एक्सरसाइज पर्याप्त मात्रा में ना करना। तो ये 9 रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण हार्ट अटैक होता है। But Dr. William Clifford Roberts, executive director of the Baylor Heart and Vascular Institute and longtime editor-in-chief of the American Journal of Cardiology, is convinced that atherosclerosis has a single cause, namely the cholesterol, and that the other so-called atherosclerotic risk factors are only contributory at most. In other words, we could be stressed, overweight, smoking, diabetic, couch potatoes, but if our cholesterol is low enough, there may be just not enough cholesterol in our bloodstream to infiltrate our artery walls and trigger the disease. तो जो लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक अमेरिका के जो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं उनका ये कहना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है इन सब 9 फैक्टर्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल ही एक ऐसी चीज है जो सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि यदि हमारे शरीर में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो चाहे हम जितना मर्जी जो है वो हमारी जेनेटिक फैक्टर्स हो, हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन हो, हम सिगरेट स्मोक करते हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, और अगर हम एक्सरसाइज भी बहुत कम करते हो, फिर भी ये सब फैक्टर जो है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का जो प्लैक बनता है उसको ट्रिगर करते हैं। उसके लिए ऐसे एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल के प्लैक बन सकें। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के प्लैक बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो तो कोलेस्ट्रॉल ही है ना। तो चाहे जितने मर्जी ये 9 फैक्टर आते रहें, अगर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा तो वो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमेगा कैसे? इसीलिए इन सब के सब 9 फैक्टर्स में से जो सबसे ध्यान देने वाली चीज है वो है
कोलेस्ट्रॉल। तो इसीलिए हमें कोलेस्ट्रॉल पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। Thus, the only absolute prerequisite for a fatal or non-fatal atherosclerotic event like a heart attack is an elevated cholesterol level. It was not appreciated until recently that the average blood cholesterol level in the United States, the so-called normal level, was actually abnormal, accelerating the blockages in our arteries and putting a large fraction of the normal population at risk. It's our number one killer. That cited as one of the reasons the cholesterol controversy lasted for so long, an unwillingness to accept the notion that a very large fraction of our population actually has an unhealthily high cholesterol level. Normal cholesterol levels may be terminal cholesterol levels. The optimal cholesterol level, the optimal bad cholesterol LDL level, is 50 to 70. तो कहते हैं कि इतने समय तक जो इसको हम नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल मानते आ रहे थे, वो एक्चुअली हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल था, वो खराब लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल था। कारण क्या था कि हम बहुत ज़्यादा जो था वो हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, एनिमल से आने वाली डाइट खा रहे थे, और हम सोच रहे थे कि जितना कोलेस्ट्रॉल हमने एक लेवल बनाया था, वो एक्चुअली हमारे लिए खराब था। तो अब कहते हैं कि सही मायनों में जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 150। फिर भी बहुत सारी जगहों में 200 को नॉर्मल माना गया है, पर पाया ये गया है कि जिन लोगों का 200 कोलेस्ट्रॉल रहता है उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। एक्चुअली हार्ट अटैक के चांसेस कम कब होते हैं? जब कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 से नीचे होता है, यानी कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 150। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल के अलग-अलग वैराइटीज पे। तो जो कोलेस्ट्रॉल में मुख्यतर 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL, एक होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल LDL। तो इस तरह से समझ लीजिए कि हाई माने जिसके उच्च विचार हों। HDL यानी कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है, ये हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली बेटर है, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, हमारे लिए अच्छा है। ये है HDL। और LDL, मैं अपनी तौर पे जब मेडिकल स्कूल में थे तो ऐसे याद रखते थे, LDL यानी कि L मतलब लोअर, यानी कि जिसके विचार निम्न स्तर के हों, वो किसी का फायदा नहीं कर सकता। तो LDL जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अब हमें पता चल रहा है कि LDL में भी जो अलग-अलग तरह के सब टाइप्स होते हैं, वो भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा खराब होते हैं दूसरों से। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे और डेंस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साथ में जो हमें पता चल रहा है लाइपोप्रोटीन A, ये एक और तरह का लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो बेसिकली हमें LDL को कम से कम रखना है। सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हो उससे काम नहीं चलेगा। उस टोटल कोलेस्ट्रॉल में LDL की मात्रा बेहद कम होनी चाहिए हमारी। तो LDL पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो LDL कम होना, LDL का नॉर्मल लेवल कितना है? 50 से 70 के नीचे होना चाहिए। और लेकिन जो नॉर्मल लैब वैल्यू जिसको माना जा रहा है वो है 100 या 130 से अगर कम हो तो कह रहे हैं नॉर्मल है, जबकि होना चाहिए 50 या 70 से भी कम। तो ऑलमोस्ट हाफ होना चाहिए उसका, लेकिन लैब वैल्यूज अभी भी बहुत हाई रखी जा रही है उसकी, और उसका हम कारण देखेंगे कि वो कारण क्या है। Accumulating data from multiple lines of evidence consistently demonstrate that that's where a physiologically normal LDL level would be. That appears to be the threshold above which atherosclerosis and heart attacks develop. That's what we start out at birth with. That's what our fellow primates have. That's the level seen in populations free of the heart disease epidemic. But we can also look at all the big randomized controlled cholesterol lowering trials. This is graphing the progression of atherosclerosis versus LDL cholesterol. More cholesterol, more atherosclerosis. But if you draw a line down through the points, you can estimate that the LDL level at which there is zero progression is down around an LDL cholesterol of 70.
तो कहते हैं कि ये जो हमें कैसे पता चला कि 50 से 70 जो एलडीएल है मिलीग्राम, यही हमारे लिए ऑप्टिमम सही लेवल है एलडीएल का। इससे तो ये हमें पता चलता है कि 70 से कम होना चाहिए एलडीएल, क्योंकि यही लेवल होता है जब हम पैदा होते हैं, हमारे बचपन में होता है। जो जानवर हैं जैसे कि गोरिल्ला वगैरह हैं, इनमें भी यही कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एलडीएल की मात्रा। और जो ट्राइब्स हैं, आदिवासी लोग हैं दुनिया में, जहाँ पे हार्ट डिजीज नहीं होती है, उनके अंदर भी 70 से कम ही होता है एलडीएल। फिर हमने जब रिसर्च करी तो पाया कि जब हमने देखा कि एलडीएल की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हार्ट डिजीज बढ़ती जाती है। लेकिन जब एलडीएल की मात्रा 70 पे पहुंच जाती है, ये नीचे वाले एक्सिस के ऊपर आप देख रहे हैं कि एलडीएल है, तो जब एलडीएल की मात्रा जब 180 थी, तो आप देखिए कि हार्ट डिजीज कितनी ऊंची थी। यहाँ ग्राफ कितना ऊंचा है। जब 120 हुई एलडीएल की मात्रा, तो ग्राफ नीचे आ गया। और जब 70 होगी एलडीएल की मात्रा, तो हार्ट डिजीज जो थी वो 0 पे आ गई। इसीलिए हमें ये बाकायदा साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि सही एलडीएल की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। 50 से लेके 70 तक होनी चाहिए, यानी कि 70 से कम होनी चाहिए। जबकि हमें नॉर्मल लैब वैल्यूज क्या कहती हैं? लैब वैल्यूज अभी भी डिपेंडिंग ऑन किस कंट्री में हो, वो 100 से 130 बताती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल बताती हैं। You can do the same with studies preventing heart attacks in the first place. Zero coronary heart disease events might be reached down around 55, and those who've already had a heart attack and trying to prevent a second one might need to push their LDL levels even lower. तो कहते हैं, और हमने रिसर्च की तो हमने देखा कि जिन लोगों का एलडीएल जो था वो 50 तक पहुंच गया था, उनको 0 हार्ट अटैक होता था। और जिनको एक हार्ट अटैक ऑलरेडी हो चुका था, उनको अपना एलडीएल 50 से भी जब कम किया उनका, तब उनको सेकेंड हार्ट अटैक नहीं हुआ। यानी कि एलडीएल को हमें कम से कम रखना है अपने ब्लड में। Atherosclerosis is endemic in our population in part because the average person's LDL cholesterol is up around 130, approximately twice the normal physiologic level. तो ये महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में इतना अधिक हार्ट डिजीज क्यों है? इतना अधिक हार्ट डिजीज इसीलिए है कि जो एलडीएल लेवल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का जो लेवल है, वो 130 है, यानी कि नॉर्मल जो होना चाहिए उसके डबल है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब हम लोगों का एलडीएल इतना अधिक बढ़ा हुआ है, तो हमारे अंदर हार्ट डिजीज भी इतनी अधिक है। The reason the federal government doesn't recommend everyone shoot for at least even just under 100 is that despite the lower risk accompanying more optimal cholesterol levels, the intensity of clinical intervention required to achieve such levels for everyone in the population would financially overload the healthcare system. Drug usage would rise enormously. But they're assuming तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो फेडरल गवर्नमेंट है अमेरिका की, वो जानती है कि ऐसी स्टडीज हुई हैं, और वो मानती हैं कि जो ऑप्टिमम एलडीएल लेवल है वो होना चाहिए 50 और 70 के बीच में। और लेकिन वो कहती है इतना लो लेवल हम इसीलिए सिर्फ रेकमेंड नहीं करते क्योंकि इससे लोगों को इतना लो लेवल मेंटेन करने में मुश्किलें आएंगी। अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? मुश्किलें आएंगी, हार्ट डिजीज से लोग बचेंगे, हार्ट अटैक से तो बचेंगे ना। तो जो सही साइंस है वो तो रेकमेंड करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं करते कि एक, उनको मुश्किलें आएंगी कि डॉक्टर्स इतना लो लेवल पेशेंट्स में लेके कैसे आएंगे। दूसरा, इतनी ज्यादा अधिक मात्रा में लोगों को दवाइयां देनी पड़ेंगी इतना लो लेवल लाने के लिए, और उन दवाइयों से जो खर्चा होगा वो कितना अधिक होगा। दूसरी बात तो, लेकिन डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि ये दवाइयों का खर्चा इतना अधिक बढ़ेगा, हम ये मान लेते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ही कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। drugs are the only way to get our LDL that low. But those eating really plant-based diets,
may hit the optimal cholesterol target without even trying, just naturally nailing under 70. कह- The reason कहते हैं जबकि देखा गया है जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं यानी कि सिर्फ और सिर्फ होल प्लांट बेस्ड पेड़ पौधों से आने वाली नॉन प्रोसेस डाइट लेते हैं, सिंपल भाषा में कहूं तो दूध मीट अंडा मच्छी घी ये चीजें नहीं खाते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। अपना ये दाल रोटी सब्जी फ्रूट खाने से नॉर्मली ही उनका कोलेस्ट्रॉल जो है एकदम नॉर्मल रेंज में उनका एलडीएल आ जाता है, अपने आप ही 70 से नीचे हो जाता है। तो उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, हार्ट अटैक का रिस्क उनका अपने आप ही 0 पे आ जाता है। कितनी बड़ी बात है कि आप एक ऐसी डाइट दुनिया में मौजूद है जो बिना किसी दवाई के आपको दुनिया के नंबर 1 किलर से बचा सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वही डाइट है जिसको हम होल प्लांट बेस्ड वीगन डाइट कहते हैं, और यही डाइट है जो आज तक दुनिया में कितनी भी जो डाइट्स हैं, यही एकमात्र डाइट है जिसने प्रूव किया है कि अगर आप 90% ब्लॉकेज भी होगी आपकी आर्टरी की तो वो भी एकदम खुल जाएगी। given by the federal government for not advocating what the science shows is best was that it might frustrate the public, who would have difficulty maintaining a lower level. But maybe the public's greatest frustration would come from not being informed of the optimal diet for health. तो ये हमने देखा कि ऑप्टिमम लेवल क्या है कोलेस्ट्रॉल का और उसको हम डाइट के हवाले से कैसे ठीक कर सकते हैं।